एवरीवन। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की है वैन डर वाल्स फोर्सेस की, यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर का, जिसमें हम कुछ रिलेशनशिप्स की बात करने वाले हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ, इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे जब हम लोग इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ेंगे। नाउ वैन डर वाल्स फोर्सेस हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद बॉइलिंग पॉइंट। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसमें जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेट अस से कंपेयरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। एक ही ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18। तो देखते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस पड़ता है। देखिए, वी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon, right? What do you think will be the order of van der Waals forces? देखने में क्या लग रहा है कि डाउन द ग्रुप कम हो जानी चाहिए, आपको लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कैटाइन का साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, जी बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, पहले तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ रहा है। करेक्ट, एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट भी तो बढ़ रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स, प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग। मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी बॉन्डिंग में स्पेस ज़्यादा मिलेगी। नाउ लुक एट इट, इसके पास स्पेस कितनी कम है, इसके पास ज़्यादा है। इसके पास कितने कनेक्ट कर लोगे आप? चलिए 5 6 कनेक्ट कर लिए। नाउ लुक एट इट, इसमें कितने कनेक्ट हो सकते हैं? 6, 3 3 6 2 8, एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा। सो लुक एट इट, the surface area is increasing, the number of bonding is increasing. So molecular weight जैसे जैसे बढ़ेगा, van der Waals forces भी बढ़ेंगी. So we can say that molecular weight is directly proportional to van der Waals forces is directly proportional to boiling point. So क्योंकि आप इसमें देखो, नेचर ऑफ फोर्स क्या रहेगी, सब में सेम रहेगी। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी, क्योंकि नॉन पोलर हैं दोनों के दो, सारे के सारे। नेचर ऑफ फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, वो सेम रहने वाला है। वो कौन सा है? आईडी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऐसे केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्स को? मॉलिक्यूलर वेट के साथ। More the molecular weight, more is the van der Waals forces, more will be the boiling point. So down the group, it has to increase. So what is going to be the order? It is going to increase from helium to xenon to radon. Down the group, increases. Similarly, अब देखो, कंपेयर कीजिए, compare van der Waals forces for N-pentane, isopentane and neopentane. अभी पेंटेन लिखना तो हमें सबको आता है, चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 and 5। तो ये देखिए, ये आपके पास आ गया क्या? पेंटेन। सो वी कैन जस्ट कंप्लीट द structure by placing hydrogen everywhere,
दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल और दी नियोपेंटेन एन पेंटेन. आइसोपेंटेन में क्या होगा बच्चों, देखो 1 2 3 4 एंड देर इज वन कार्बन एट दी सेकेंड कार्बन, यानी कि इस कार्बन के ऊपर देखो एक इधर भी है और एक इधर भी कार्बन चेन है. सो इस तरह के कार्बन को हम बोलते हैं आइसोपेंटेन. बात करेंगे इसके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे. सो दिस इज व्हाट 1 2 3 एंड 4. सेकेंड कार्बन के ऊपर जब एक कार्बन यानी एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हो. अब यहाँ देखो जब ब्रांचिंग हो जाएगी तो सरफेस एरिया कम हो गया ना, इसका ज़्यादा था इसका और कम हो गया. नियोपेंटेन में देखिए क्या होगा, लुक एट इट. दिस इज व्हाट इज नियोपेंटेन. सेकेंड कार्बन के ऊपर राइट हैंड दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे हमें. सो दिस इज दोनों तरफ क्या, चारों तरफ मिलेंगे. दिस इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन. अब इन सब के अंदर क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड. अब अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे बच्चों तो इसका फॉर्मूला क्या है, C5H12. इसका क्या होगा, C5H12 C5H12. अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स भी सेम होंगी क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं, नॉन पोलर हैं. तो इसमें भी इंटरेक्शन कैसी है, ID एंड ID. वाई सो, बिकॉज ऑल आर नॉन पोलर. कहीं दिख रही है आपको डबल बॉन्ड, कहीं भी नहीं दिख रही. सो इसका मतलब ये सब के सब कैसे हैं, नॉन पोलर. इनका नेट डाइपोल 0 आएगा. तो पोलैरिटी भी हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, मॉलिक्यूलर वेट भी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम है. अब क्या करें, कैसे बताएंगे, द नेक्स्ट पैरामीटर इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया और वैन डर वाल्स फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेस. जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसकी वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी. सो देखो इन केसेस में क्या हो जाएगा, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका कम, इसका और भी कम. सो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ neopentane, normal pentane is more than isopentane and is more than neopentane. करेक्ट. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि पहले जो हमने एग्जाम्पल्स देखे अपने लास्ट लेक्चर में उसमें डिफरेंट टाइप के हमने बॉन्ड्स देखे थे. आयन डाइपोल, डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. और यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिकली लंदन फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्सेस की. अगर रिलेशनशिप देखना है हमने वैन डर वाल्स फोर्सेस या लंदन फोर्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट का, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें भी नेट डाइपोल 0 है. वहाँ पर देखेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. जिसमें ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. उसी में हमने सबसे पहला पॉइंट देखा हमारा मॉलिक्यूलर वेट का. मॉलिक्यूलर वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेस. सो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है. दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे सरफेस एरिया का. मोर द सरफेस एरिया मोर इज द वैन डर वाल्स फोर्सेस. सो वी कैन से ओवर हियर दैट surface area decreases with branching. राइट. सो मोटा मोटा से अगर हम देखें तो हम कहेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और यू कैन से द एटॉमिक वेट. करेक्ट. दूसरा हम कहेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. More the van der Waals forces, more is the boiling point. Then we can say about the surface area. Van der Waals forces is also directly proportional to surface area and surface area is inversely proportional to branching. जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया कम होगा, उतनी वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हो जाएंगी. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. ऑल आर पोलर मॉलिक्यूल्स. राइट. पोलर हैं
इसका मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा इनमें, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगी। सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें देखो वैन डर वाल फोर्सेस तो नहीं आई, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। टाइप ऑफ इंटरैक्शन क्या है? डी। सो पूछा जाता है, मान लीजिए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। अब डाइपोल डाइपोल है ये हमें पता है, लेकिन अब कैसे निकालेंगे? देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, लुक एट इट, व्हाट इज कॉमन? हाइड्रोजन। तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो चेंज किसकी वजह से आ रहा है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाउ वी नो दैट दे ऑल बिलोंग टू सेम ग्रुप, लेकिन ग्रुप में ऊपर नीचे हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा। सो वी कैन से दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडीन इज मोर देन ब्रोमीन इज मोर देन क्लोरीन। सो हमने कहा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। सो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा इंटरमोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? जिसका ज़्यादा वेट होगा उनमें ज़्यादा इंटरैक्शन होगी। कैसी? वैन डर वाल फोर्सेस और द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। अब इस क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूँ कि वी हैव हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस? पॉज कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेट अस सी व्हाट यू कैन मेक आउट फ्रॉम हियर। पॉज इट एंड ट्राई। आई होप आपने ट्राई कर लिया है। चलिए देखते हैं क्या होगा। हमें देखा है इन तीनों का तो ऑर्डर में ऊपर देख लिया कि हाइड्रोजन आयोडाइड में ज़्यादा होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। अब बात है सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड की कि उसको यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड ट्रेंड है करेक्ट कि फ्लोरीन को पीछे लगा दो क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। बट आप भूल गए, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप सोचिए यहाँ क्या बॉन्डिंग बनेगी? हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। सो HF molecules will have hydrogen bonding. Therefore, actual trend will be HF, HI, HBr, HCl, because hydrogen bonding is stronger than van der Waal forces. इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड आगे आ जाएगा। सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। देखें क्या निकालते हैं आप। यू हैव H2O, H2S, यानी कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, उससे टेपो, राइट? आपको ये दे दिए गए हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड एंड व्हाट इज द एक्चुअल ट्रेंड। पॉज करके ट्राई कीजिए। हो गया? आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड? अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड ट्रेंड, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता है तो ट्रेंड होना चाहिए ये, that molecular weight increases down the group. लेकिन एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है इसमें? इसमें एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये था और एक्चुअल ट्रेंड क्या है बच्चों?
H2O, H2Te, H2Se, and wait a minute, H2S. क्यों? Because of hydrogen bonding in water. ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा वैन-डर-वाल फोर्सेस इन केस ऑफ सरफेस एरिया का क्या रिलेशनशिप निकलता है। अब हम देखते हैं, हमने देखा वैन-डर-वाल फोर्सेस का बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या रिलेशन है, सरफेस एरिया के साथ क्या रिलेशन है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर यही बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल में हो तो पोलैरिटी के साथ कैसे रिलेटेड है ये। ज़रा इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। यू हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड, aluminium bromide, aluminium iodide. Similarly, you have magnesium chloride, magnesium bromide, and magnesium iodide. You have beryllium, beryllium bromide, and beryllium iodide. And then you have lithium chloride, lithium bromide, and lithium iodide. What do you expect the trend of बॉन्डिंग विल बी देयर? व्हाट शुड बी, किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, किसमें कम होगी? जितना कि हमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जी एक्सपेक्टेड तो यही है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड? ये ट्रेंड होना चाहिए बिकॉज मॉलिकुलर वेट इज़ इंक्रीजिंग। क्योंकि देखो यहाँ एल्यूमिनियम तो कॉमन है, फ़र्क किसका है? आयोडीन का। यहाँ मैग्नीशियम कॉमन है हाइलाइड्स का, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी लिथियम कॉमन है। तो बेसिकली हैलोजेंस का ही फ़र्क पड़ रहा है और हैलोजेंस डाउन द ग्रुप मॉलिकुलर मास बढ़ता है, मॉलिकुलर वेट बढ़ता है, तो बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, वैन-डर-वाल फोर्सेस बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए क्यों ऐसा इसलिए नहीं होता, बिकॉज इन मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन in metal and non-metal combination, especially in lithium, beryllium, magnesium and aluminium, बहुत इम्पॉर्टेंट है। भर भर के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इन चार के अंदर खास तौर पे इन केस ऑफ देयर हैलाइड्स, हैलाइड्स क्या होते हैं? जहाँ हैलोजेंस के साथ कंपाउंड बने, यानी हैलोजन अनायन की तरह काम करता है। इन केस ऑफ देयर हैलाइड्स कंसिडर बॉन्ड पोलैरिटी। नया पॉइंट आया है बॉन्ड पोलैरिटी का, यानी कि अब हमने देखना है वैन-डर-वाल फोर्सेस का बॉन्ड पोलैरिटी से क्या रिलेशनशिप बनता है। वैन-डर-वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bond polarity. More the polarity, more will be the van der Waal forces or the stronger will be the forces. इसका मतलब क्या है? It means electronegativity should be considered. किसके केस में? यूँ तो मेटल नॉन मेटल में देखना ही देखना है, लेकिन खास तौर पे इन चार मेटल्स के बीच में। सोचिए आप एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, सेकेंड पीरियड, लिथियम बरेलियम एंड मैग्नीशियम जो है, बरेलियम और मैग्नीशियम दे हैव अ डायगोनल रिलेशनशिप। सॉरी, बरेलियम एंड एल्यूमिनियम हैज़ अ डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम एंड मैग्नीशियम हैज़ अ डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? उनका बिहेवियर कुछ हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है। बरेलियम कुछ ना कुछ एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम बरेलियम से मैच करता है और लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ भी मैच करती हैं। इसीलिए इन चार का खास आपको ख्याल रखना है। ठीक, देखिए कैसे पढ़े हैं बुक पीरियड और उसमें ये है आपका लिथियम, इधर आ गया मैग्नीशियम, ये है बरेलियम, इधर आ गया एल्यूमिनियम। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ means electronegativity should be considered. Electronegativity
difference between aluminium and chlorine is highest among aluminium chloride, aluminium bromide, aluminium iodide. Correct? Because we know down the group electronegativity decreases. राइट? सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? AlCl3 is more having strong bonds as compared to AlBH3. देखो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया एक्सपेक्टेड ट्रेंड से, है ना? सिमिलरली अब एल्यूमिनियम का अगर हमने ऐसे रखा है तो एल्यूमिनियम के साथ किसका मैच करता है? बरीलियम का. सो आप कहेंगे BeCl2 more than BeBr2 more than BeI2. सिमिलरली मैग्नीशियम का भी यही रहेगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव than bromine and bromine is more electronegative than iron. And similarly lithium chloride, lithium bromide and lithium iodide का ट्रेंड होगा. सो ये ट्रेंड्स बच्चों ध्यान रखिएगा. रिलेशनशिप ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस विद बॉन्ड पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसे. नाउ हमने बात की थी मेटल एंड नॉन मेटल की. नाउ बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल में कैसी बॉन्ड बनती है हमें पता है. मेटल एंड नॉन मेटल बॉन्ड इज आयनिक और हमें पता है आयनिक बॉन्ड कैसी होती है? वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. बट अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोई भी कंपाउंड प्योरली आयनिक नहीं और कोई भी कंपाउंड प्योरली कोवलेंट नहीं. ऑल आयनिक कंपाउंड्स has covalent character and experimentally it has been found that lithium, beryllium, magnesium and aluminium चारों एलिमेंट्स, इट हैज़ बिन फाउंड दैट लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हैलाइड्स यानी इनका हैलोजन के साथ जो बॉन्ड बनता है हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर्स देन आयनिक कैरेक्टर अमंग द कोजेनर्स ऑफ द सेम फैमिली. यानी अगर हम लोग सारे ग्रुप में देखें तो दे आर द फर्स्ट एलिमेंट और द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप और इनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर हमें ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू आयनिक. सो दे आर नियरली कोवलेंट एक्सेप्ट देयर फ्लोराइड्स. क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. कौन कौन से फ्लोराइड? लिथियम फ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम फ्लोराइड. वाई सो? बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है, इसीलिए इनके जो फ्लोराइड्स होते हैं दे हैव मोर ऑफ द कोवलेंट कैरेक्टर. दे आर मोस्ट ऑफ द आयनिक कैरेक्टर और आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है. इसीलिए अगर आपको ट्रेंड मिलता है कि BeF2 हो then BeCl2, then BeBr2 and then BeI2. करेक्ट?
और अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क. कंपेयर वैन डर वाल फोर्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ. दोनों चीज़ें आपको कंपेयर करनी है. ऑफ नंबर 1 बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन. नंबर 2 O negative and H2O. Number 3 AlCl3 and AlBr3. Number 4 helium and argon. Number 5 BeCl2 and BeBr2. Number 6 H2 and N2. Or number 7 you have HCl, HBr and HF. इन सब में कौन सी बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से टाइप का है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप करके सॉल्व करके देखिए. लास्टली हम आते हैं वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर. हाइड्रोजन बॉन्ड को हम सिंपल इस तरह से भी लिख देते हैं. यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट इज़ अ वीक फोर्स, यानी इट इज़ अ वीक फोर्स और यू कैन से इट इज़ वीकर देन कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, but stronger than van der Waal forces. So हमारे पास क्या ऑर्डर बन जाता है, van der Waal forces are the weakest, then hydrogen bonding, then covalent bond and then ionic bond. ये हमारे पास ट्रेंड आ जाता है और हमें मालूम है कि अगर हम देखें तो इसके अंदर मोर देन 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी रहती है और इनके अंदर आप देखेंगे इट इज़ लेस देन, इसके अंदर तो आप देखो लेस देन 8 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी है और द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर 8 to 42 किलो जूल पर मोल रहता है. इट्स जस्ट अ रेपिटेशन, जस्ट अ क्विक रिवीजन अबाउट द टॉपिक. नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड बनी कैसे थी, आपके पास एक एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है और अब इसकी बॉन्ड बनेगी एक ऐसे एलिमेंट के साथ जिसके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोन पेयर होगा. सो दिस बी एटम इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ स्मॉल साइज. साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज बड़ा होगा तो बात नहीं बनेगी, पहली चीज़. दूसरी चीज़ उसके पास कोई ना कोई लोन पेयर होना चाहिए. इज प्रेजेंट और यूजुअली हमारे पास ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं, मोस्टली इट फॉर्म्स विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम इसमें क्लोरीन की एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इन सब के पास लोन पेयर मिलेगा हमें, राइट. हमें पता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 4 ऑन द पॉलिक्स स्केल. इसका कितना है 3.5 और इसका कितना है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेंज. क्लोरीन की कितनी होती है बच्चों, दैट इज 3.5. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वी शुड रिमेंबर अबाउट कार्बन ऑल्सो, जिसका कि स्केल पे होती वैल्यू 3 रहती है. अभी ये जो लोन पेयर है इट शुड बी प्रेजेंट बिकॉज लोन पेयर विल अट्रैक्ट positive charge of hydrogen forming hydrogen bond. इसीलिए लोन पेयर का होना ज़रूरी है. सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिगर देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. इसीलिए तो कोवलेंट बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड is less than the bond dissociation energy of covalent bond. करेक्ट. अब देखो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं. मान लेते हैं इफ
A is connected to H and H forms a hydrogen bond with B. Let us say this bond is X. Let us say this bond is Y. What is this X bond? This is the covalent bond. What is Y? It is the hydrogen bond. Correct? Then bond dissociation energy of X is more than Y because weak है और ये हमेशा ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू, हर हाल में. ठीक. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X इज इक्वल टू 1. ये बराबर हो जाए. देखो ऐसा कब हो सकता है? ओनली इन वन केस. कब? when covalent bond strength is equal to hydrogen bond strength, तभी पॉसिबल होगा. ऐसा कब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड नेगेटिव चार्ज. इस केस के अंदर कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी सेम होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान रखिएगा. ये सिर्फ और सिर्फ इसी केस में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका फ्लोरीन. जब उसके साथ हाइड्रोजन की बॉन्ड बन रही है तो कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम हो जाएगी. क्योंकि ये देखिए हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड की और ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी इसी केस में. और कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखो इसके पास क्या होगा? स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव. और इस फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है. इसकी भी डिसोसिएशन एनर्जी 200 किलोजूल पर मोल है और इस बॉन्ड की भी नियरली सेम ही है, 200 किलोजूल पर मोल. दिस इज द ओनली एग्जाम्पल जहां पर ये दोनों बराबर होंगे. और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X इज लेस देन Y. इट नेवर हैपन्स. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा हो. इट नेवर हैपन्स. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड between HF molecules and water molecules. बताइए किस में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी? इंडीड हाइड्रोजन फ्लोराइड. अभी देखा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगभग 200 है विच इज इक्वल टू कोवलेंट बॉन्ड. सो इट इज मोर इन हाइड्रोजन फ्लोराइड दैन वाटर. कारण लुक फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. A atom should be more electronegative. So हाइड्रोजन और B एटम के बीच की स्ट्रेंथ जो है will be more because charge separation will be more. देखो इसका मतलब क्या है चार्ज सेपरेशन का? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है. अब देखिए क्या हो रहा है. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी प्लस. यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ को ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा, इस तरफ को ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा. बेचारा ये तो भूखा ही मर जाएगा हाइड्रोजन. और एज अ रिजल्ट ये बहुत ज़्यादा अमीर है, ये बहुत ज़्यादा गरीब है. इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगी दैट विल बी स्ट्रॉन्ग. चलिए इसके भी लिए भी फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं. देखो यू हैव नंबर 1 OH with O, number 2 OH with nitrogen, NH with nitrogen and D NH with oxygen. अब इसमें देखो क्या है, ये है आपका A बॉन्डेड विद हाइड्रोजन और ये है B एटम. ठीक, हमने क्या कहा है, A शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो दैट इन दोनों के बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए. तो अब इसमें देखिए
यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दो सबके पास लोन पेयर है। पक्की बात है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास लोन पेयर होगा ही होगा। सो अब हमने क्या देखना है इसके अंदर कि जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट शुड बी मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। अब देखिए इस केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों बराबर हैं, सो ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं। यहाँ देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों बराबर हैं, यहाँ भी नहीं बनेगा। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इन दोनों की सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। रिक्वायरमेंट क्या है, बी शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो द कंडीशन इज बी। बी के अंदर आप देखो दैट इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ से पॉइंट क्या निकल रहा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड strength is inversely proportional to the electronegativity of B। क्योंकि स्ट्रेंथ हमारी किस पे डिपेंड कर रही थी, एटम ए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सो अगर यहाँ पे देखो, अगर हम देखें मोस्ट स्ट्रॉन्गर, यहाँ तो लिखो दिस इज अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट क्या है, ए शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डी विल बी दी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये बनता है कि अगर बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वीक नहीं होगा, वीक होगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इसको पढ़ने से हमारा फ़ायदा क्या है, करनी क्यों है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों समझें हम। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली हमें सॉल्युबिलिटी को समझाता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, Na पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव, दोनों में से कौन ज़्यादा पानी में घुलेगा। देखिए Na पॉजिटिव और वाटर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विथ 2 लोन पेयर्स ऑन इट, करेक्ट, यही बनी बात। अब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमारा हाइड्रोजन है। एज अ रिजल्ट इसका डाइपोल क्या है, ये टुवर्ड्स इट्स, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में बना, सोडियम के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में बनी बॉन्ड। अमोनिया का केस देखते हैं, वी हैव NH4 पॉजिटिव, इसका मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 प्लस, ठीक। और दूसरा क्या है, पानी का मॉलिक्यूल, इसके पास भी लोन पेयर है। नाउ देखो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, सो इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, एक बॉन्ड बन जाएगी। So now can you see that there is a hydrogen, there is an oxygen. So there is a bond between the hydrogen and oxygen. So hydrogen bond is formed. Therefore, NH4 will be soluble in water than, more soluble in water because of hydrogen bonding. So अगर hydrogen bonding बन रही है तो इसका मतलब वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। सो यहाँ से आप एक रिलेशनशिप याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। पानी के साथ जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। बहुत काम आने वाला है क्वेश्चन का इसका कॉन्सेप्ट। अब ज़रा सोच के देखिए, क्वेश्चन और देते हैं आपको, विच इज़ मोर सॉल्युबल अमंग अल्कोहल
एंड अमाइन। अब अल्कोहल क्या है? ये है कोई भी अल्काइल ग्रुप और उसके साथ OH, और अमाइन क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप उसके साथ NH2। देखें तो सही कौन ज़्यादा घुलेगा। देखिए ROH और वाटर का मॉलिक्यूल, यस देर इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा देखें RNH2, यानी कि यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा पानी के साथ, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो कॉमन है, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है यहाँ पर इस A एटम का, बिकॉज नाउ लुक एट इट, दिस इज व्हाट AH एंड B। नाउ यहाँ क्या है? AH एंड B तो दोनों में सेम है, ऑक्सीजन, कोई फर्क नहीं है। A का फैक्टर का फर्क है। A देखो क्या है, यहाँ पे A है ऑक्सीजन और यहाँ है नाइट्रोजन। वी नो दैट नाइट्रोजन is more electronegative than oxygen. Also, nitrogen is more electronegative than oxygen. Also, we know that hydrogen bond strength is inversely proportional to electronegativity of B atom. और हमें पता है यहाँ B एटम कौन है? ऑक्सीजन, दोनों में सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है। डिफरेंस किस में आ रहा है? A में। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, देयरफॉर amine is more soluble than alcohol. हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर बच्चों एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। जूनियर क्लासेस में भी हमने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है कि आइस फ्लोट क्यों करती है, बिकॉज आइस की डेंसिटी कम होती है। क्यों कम होती है, बात करते हैं। हमने कहा है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। जबकि आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, फिर भी इनकी डेंसिटीज में फर्क क्यों है? क्यों है ये डेंसिटी में चेंज? It is due to structure of ice, which is cage like. देखिए कैसे, ये है आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. This is going to form a hydrogen bond with another hydrogen, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन फिर एक बॉन्ड बना देगा ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. दिस इज गोइंग टू फॉर्म अनदर बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ये भी एक बॉन्ड बना देगा. सो लुक एट इट, दिस इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, राइट. देर इज अ होल, और जिसे हम वॉइड भी कहते हैं, खाली जगह. ठीक है. सो वाटर मॉलिक्यूल्स make hydrogen bond between each other and makes cage like structure having a void in between. So volume of ice increases, therefore density decreases. अभी क्वेश्चन ये आता है, भैया फिर पानी जब लिक्विड स्टेट में होता है तब भी तो ऐसा होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज or we can say what, why such bonding is not found
in water because when latent heat of fusion is given, it breaks hydrogen bond and volume decreases. So, density of water increases at 4 degrees Celsius. In fact, it is maximum at 4 degrees Celsius. And when water is heated above 4 degrees Celsius, again density decreases due to expansion. Lastly, अगर आपसे ये पूछा जाए, how many hydrogen bonds are present in one molecule of water, तो आप क्या जवाब देंगे? आपको लगेगा कि ये देखिए, ये रहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगी? हमें लगेगा कि ये रही एक हाइड्रोजन और ये रहा एक हाइड्रोजन बॉन्ड. मगर मेरे प्यारे बच्चों, हम ये भूल गए कि यहाँ देखो, एक और ऑक्सीजन एटम होगा जो यहाँ पड़ा होगा, एक और ऑक्सीजन एटम होगा जो यहाँ पड़ा होगा, and that is also going to form a bond. Correct? Hydrogen, hydrogen, hydrogen and hydrogen. So एक पानी का जो मॉलिक्यूल है आपके पास, इस एक पानी के मॉलिक्यूल के पास कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनी? 1, 2, 3, 4. So there are 4 hydrogen bonds. ये क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है, पर ना पता हो तो बहुत मुश्किल है. गलत लिख के आएंगे 2 बॉन्ड्स. सो इट इज़ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय 1 वाटर मॉलिक्यूल. इसको और एक्सपैंड करना चाहो तो ये भी कर सकते हो. देखिए, एक और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा यहाँ, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ. सो एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 1, 2, 3, 4. इसीलिए 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे. तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर सराउंडिंग 1 वाटर मॉलिक्यूल. सो यहाँ लिख सकते हैं 1 वाटर मॉलिक्यूल is surrounded by 4 another water molecules. So with this we come to an end of the intermolecular forces. और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे different laws of states of matter. So till then, take care and keep enjoying, keep studying. And thank you so much for watching the video so patiently. Take care and bye-bye.